हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सीरीज़। इस लेक्चर में हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कुछ कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्टार्टिंग विद द माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल। लेकिन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अभी कुछ और बेसिक्स हैं जिनका एक बेसिक आइडिया थोड़ा सी हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्रोफेसर वी बालाकृष्णन के लेक्चर्स हैं उनको थोड़ा यहाँ पे फॉलो करते हुए कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनके साथ आप उन लेक्चर्स को देखिए और तब हम फिर कैलकुलेशन वाले पार्ट पे तब जाएंगे, स्टार्टिंग विद द माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल। ओके, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का बेसिक आइडिया क्या है? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम उन सिस्टम्स पर अप्लाई करते हैं जहाँ आपके पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और दिस लार्ज इज़ रियली लार्ज, से 1 मोल गैस। ठीक है, एक एग्जांपल जो हम हमेशा माइंड में रख सकते हैं वो किसी कंटेनर के अंदर आपके पास 1 मोल गैस है। गैस को आप आइडियल भी ट्रीट कर सकते हैं हम, या कोई रियल गैस भी हो सकती है, मतलब पार्टिकल्स के बीच पोटेंशियल एनर्जी को हम कंसिडर भी कर सकते हैं, नहीं भी, वट एवर बी द केस। लेकिन एक बहुत वो रिकरिंग एग्जाम्पल की तरह भी हम इसे यूज़ करेंगे। तो 1 मोल गैस में 10 पावर 23 ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सेंस है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम ऐसे सिस्टम्स पे अप्लाई करना चाहते हैं। और बेटर तो हम कहें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मतलब इतने सिस्टम के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इस ऑर्डर के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस सिस्टम में है। जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से एनर्जी दूसरे में एक्सचेंज हो रही है एंड वाइस वर्सा। तो ये अब इस तरह के सिस्टम को अगर हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो निकालना चाहते हैं, इस सिस्टम में कैसा फ्यूचर में बिहेव कर रहा है, अभी हमें माना इस प्रेजेंट टाइम पे हमें उसकी स्टेट पता भी है, तो फ्यूचर उसके इन्फॉर्मेशन अगर हम कुछ निकालना चाह रहे हैं कि क्या प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं, तो इन प्रिंसिपल हम कहेंगे क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, चाहे हम क्लासिकल मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स में बात करें। से क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन और क्वांटम में श्रोडिंगर इक्वेशन से नॉन रिलेटिविस्टिक केस। तो अगर सिस्टम की इनिशियल स्टेट किस समय पता है तो एक एक पार्टिकल के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। बट आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखिए, इतने लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए आप इंडिविजुअल इक्वेशन ऑफ मोशंस को सॉल्व करके सिस्टम की फ्यूचर स्टेट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। दैट बिकम्स अ होपलेस टास्क। इवन आपका कोई सुपर कंप्यूटर भी है, वो भी ये टास्क नहीं कर सकता है। 10 पावर 23 इज़ एन एस्ट्रोनॉमिकली लार्ज नंबर। तो दिस फेल्स, ये अप्रोच फेल हो जाएगी। इन प्रिंसिपल इट कैन वर्क बट इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। दिस तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या प्रोवाइड करता है हमें? सम एवरेज इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से हमारा सेंस यहाँ पे खैर इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से है, वो आगे क्लियर होगा इक्विलिब्रियम का क्या सेंस है। बट अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसके बारे में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बेसिकली मतलब एवरेजिंग टूल्स। आप मैकेनिक्स के साथ, चाहे आप क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई कर रहे हैं चाहे क्वांटम, उसके साथ आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स मतलब बेसिकली एवरेजिंग को इस्तेमाल करके आप सिस्टम के बारे में कुछ एवरेज इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। आप एक एक पार्टिकल के मोशन को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, उसके इवोल्यूशन को नहीं देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सिस्टम के बारे में आप कुछ एवरेज चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। दिस वो एवरेज क्वांटिटीज़ क्या हैं? वो जो जिन्हें आप थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जब थर्मोडाइनमिक्स हम स्टडी करते हैं तो हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, बहुत सारे कंसेप्ट्स की बात करते हैं। तो ये चीज़ें हैं थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटीज़। तो ये एवरेज बेसिकली सिस्टम के इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो भी मोशन कर रहे हैं या वो जिस भी स्टेट में हैं, वो इंडिविजुअल एक एक पार्टिकल की स्टेट को तो हम ट्रैक नहीं कर सकते, पर उनके जो एवरेजेस हैं वो हमारी ये जो थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटीज़ हैं ये हमें दे सकती हैं। और ये देंगी, यही बेसिकली हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटीज़ का। और इन क्वांटिटीज़ को हम थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटीज़ जो हैं इन्हें हम मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ कहेंगे। ये मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल एवरेज क्वांटिटीज़ हैं। ये एक एक डिग्री ऑफ फ्रीडम या एक एक पार्टिकल की बात हम नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल। और इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो मैं कह रहा था, दैट करस्पॉन्ड्स टू अ सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मोडाइनमिक्स में हम बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, जब कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए हम इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के आइडियाज़ को अप्लाई करके सिस्टम के बारे में कुछ एवरेज इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली निकाल सकते हैं। विदाउट इवन ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू सॉल्व द इंडिविजुअल इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट आएगा अब आगे डेवलपमेंट में, वो होगा माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, या जिसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, या और बेटर मुझे कहना चाहिए क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम। बेसिकली आइडिया ये है, आपका कोई सिस्टम है वो बाकी सारे यूनिवर्स से आपने उसे कट ऑफ कर रखा है। कट ऑफ करने का मतलब उसमें वो ना बाकी किसी और चीज़ के साथ ना पार्टिकल्स एक्सचेंज कर सकता है, ना एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, और उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है फॉर एग्जांपल। तो इस तरह के चीज़ को हम कहते हैं क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम, लेकिन एंसेंबल टर्मिनोलॉजी में हम इसे कहेंगे माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। एंसेंबल का नोशन क्या है? बेसिकली जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटीज़ एवरेज होती हैं। ये किस तरह का एवरेज होते हैं? ये यूजुअली हमारे टाइम एवरेजेस होंगे।
लार्ज पीरियड ऑफ टाइम में। लार्ज का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा टाइम पीरियड, ओके, माइक्रोस्कोपिक स्केल पे 1 सेकंड भी लार्ज हो सकता है। तो टाइम एवरेज ऑफ जो क्वांटिटीज़ हैं वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि वही हमारी थर्मोडायनामिकल क्वांटिटीज़ को करस्पॉन्ड करेंगी, ओके। जैसे आपने इंटरमीडिएट या और क्लासेस में पढ़ा होगा कि कोई गैस है, उसे आपने उसे किसी क्यूबिकल बॉक्स में लिया और उसके कारण जो प्रेशर वो जनरेट करता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, आइडियल गैस मान के। तो वहाँ पे हम कुछ इस तरह से वो करते हैं कि प्रेशर बेसिकली क्या है, एक पार्टिकल आया गैस का तो वो वॉल से टकराया तो उसने कितना मोमेंटम उसको ट्रांसफ़र किया वॉल को, और इस तरह से अगर आप एवरेज उसका निकाल लें तो वो आपको फोर्स पर यूनिट एरिया और प्रेशर की वैल्यू दे देता है। तो वो एवरेजिंग हम कर रहे हैं, तो उसी तरह की हम बात कर रहे हैं। तो एनसेम्बल में आइडिया ये है, अब ये आइडिया और क्लियर होगा, बेसिकली ये एवरेज क्यों टाइम एवरेज की बात कर रहे हैं, पर एनसेम्बल का नोशन ये है कि हम टाइम एवरेजेस को एनसेम्बल एवरेज से रिप्लेस कर सकते हैं। एनसेम्बल का मतलब क्या है, एक ही तरह के बहुत सारे सिस्टम्स, ओके, इसको थोड़ा और आगे क्लियर करेंगे, और इस चीज़ को हम कहते हैं एर्गोडिक हाइपोथेसिस, ओके। अब सबसे पहले हम एक क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, ठीक है। अगर ये सिस्टम क्लोज आइसोलेटेड है, मतलब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स्ड हैं, से n, इसका वॉल्यूम से v है, फिक्स्ड है, और इसकी एनर्जी फिक्स्ड है। एनर्जी से मेरा मतलब है टोटल एनर्जी, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ये फिक्स्ड है। इसके पार्टिकल्स आपस में तो एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, पर ये बाहर से कहीं से एनर्जी का इसका एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, तो इसकी टोटल एनर्जी क्या है, फिक्स्ड। अगर इसको हम हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के लिहाज से देखें तो ये सिस्टम का एक ओवरऑल हैमिल्टोनियन होगा, ओके, जो क्यूज पीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स के, और टी का फंक्शन होता है मोस्ट जनरली, और ये एच क्यू पी टी क्या होगा, हैमिल्टोनियन क्या होता है, सिस्टम की टोटल एनर्जी। तो जितनी सिस्टम की टोटल एनर्जी प्रिस्क्राइब्ड है, किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी 20 जूल है, तो वो 20 जूल की 20 जूल ही रहने वाली है, ओके। दस यहाँ पे एक नोशन और आएगा, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ की एनर्जी को एग्जैक्टली ई स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, आपकी एनर्जी में हमेशा अनसर्टेनिटी होगी। यहाँ पे अनसर्टेनिटी का सेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से नहीं है, आप उसे मेजरमेंट के सेंस से भी सोच सकते हैं। आप किसी भी चीज़ की वैल्यू मेज़र करते हैं तो उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक आपकी एक्यूरेसी है, तो उसमें लास्ट में कुछ अनसर्टेनिटी है। तो जब आप ऐसा कह रहे हैं कि किसी सिस्टम की एनर्जी 20 जूल है, इसके बजाय जो हम एग्जैक्ट स्टेटमेंट लैब में कह सकते हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा होगा कि इस सिस्टम की एनर्जी 20 जूल और 20.1 जूल के बीच में है। तो हमेशा आप एनर्जी का भी जो स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, वो एनर्जी की एक रेंज होगी, इतने से लेकर इतनी, ई से लेकर ई प्लस डी या ई प्लस डेल्टा ई के बीच इस सिस्टम की एनर्जी है। अब जैसे मैंने बात की थी, इस सिस्टम का अगर हम फेज स्पेस देखें, माना इसमें n पार्टिकल्स हैं, तो इस सिस्टम का फेज स्पेस एक बहुत हाई डायमेंशनल स्पेस है, 6n डायमेंशनल स्पेस। और जैसे जैसे इसमें सिस्टम इवॉल्व होता है, इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, दीवारों से टकरा रहे हैं, वट एवर इज गोइंग ऑन, तो इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स के Q और P चेंज हो रहे हैं, ओके। तो इस सिस्टम की जो फेज स्पेस में जो ट्रेजेक्ट्री है वो कुछ होगी, से सिम्बॉलिकली मैंने ऐसे दिखाई, ओके, ये फेज स्पेस में एक ट्रेजेक्ट्री ट्रेस कर रहा है। बट अब अगर हम इस कंसिडरेशन को ध्यान में लें कि इस सिस्टम की एनर्जी, अभी आप ई प्लस डी भी भूल जाइए, ओके, इस सिस्टम की एनर्जी कुछ फिक्स्ड एनर्जी है, तो फिक्स्ड एनर्जी की उस फेज स्पेस में एक सरफेस होगी। इसको अगले एग्जांपल में मैं क्लियर करता हूँ, ओके। से फॉर एग्जांपल मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर का एग्जांपल लेता हूँ। हार्मोनिक ऑसिलेटर सिंपल 1 डायमेंशनल केस ले रहा हूँ मैं, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर का आपको पता है कि जो फेज पे ट्रैजेक्टरी होती है वो इस शेप की होती है, इलिप्टिकल होती है, और उस इलिप्स का जो साइज़ होता है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो माना आप एक सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, इतने सारे पार्टिकल्स नहीं है, बट द आइडिया फॉलोज। माना आप कह रहे हैं कि मेरे हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी ई से लेकर और ई प्लस डी के बीच में है, तो इसका मतलब एक ई एनर्जी के करस्पॉन्डिंग इलिप्स होगा और एक ई प्लस डी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग इलिप्स होगा। अगर आप अभी ई प्लस डी वाले को भूल जाइए, चलिए, माना आपने कहा मेरे हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी 20 यूनिट्स है, तो उसके करस्पॉन्डिंग माना ये इलिप्स बना। तो अब वो हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसे जैसे सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है, उस हार्मोनिक ऑसिलेटर की स्टेट चेंज हो रही है, वो वाइब्रेट कर रहा है, वट एवर इट इज़ डूइंग, फेज स्पेस में उसका रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट जो है वो एक ट्रेजेक्ट्री ट्रेस करेगा, लेकिन वो ट्रेजेक्ट्री यहाँ नहीं जा सकती है, उस ट्रेजेक्ट्री को इस सरफेस पे रहना है। तो इसी को हम एनर्जी सरफेस या हायर डायमेंशनल स्पेस में हम इसे एनर्जी हाइपर सरफेस कहेंगे। यहाँ पे तो एक केवल 2 डायमेंशनल बना फेज स्पेस, जनरली हमारा n पार्टिकल्स हैं तो 6n डायमेंशनल स्पेस, और n 10⁻23 के ऑर्डर का है, तो आपका बहुत 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 हायर डायमेंशनलिटी का स्पेस है। बट द बेसिक आइडिया स्टिल रिमेन्स द सेम। अगर आपने सिस्टम की एनर्जी स्पेसिफाई कर रखी है कि इतनी एनर्जी
है ओवरऑल सिस्टम की, तो उसकी फेज स्पेस में जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक एनर्जी की एक हाइपर सरफेस होगी। आप इसी का जनरलाइजेशन सोच सकते हैं, एक एनर्जी हाइपर सरफेस होगी, वो ट्रेजेक्ट्री केवल उस सरफेस पे रह सकती है, उसके अलावा कहीं और नहीं रह सकती। इसको आप इस तरह सोच सकते हैं, ये सिस्टम पे एक तरह से एक कंस्ट्रेंट है कि इसकी टोटल एनर्जी ने ई रहना है। आपस में पार्टिकल्स तो एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं, पर ओवरऑल जो उनकी एनर्जी का सम है वो ई के बराबर रहेगा, कैपिटल ई के बराबर। तो फेज स्पेस में इसके कारण जो कंस्ट्रेंट बन रही है, फेज स्पेस में उस ई कैपिटल ई एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक हाइपर सरफेस होगी। तो वो जो पार्टिकल का फेज स्पेस में जैसे जैसे वो इवॉल्व हो रहा है, उसका जो मोशन है वो उस सरफेस के अलॉन्ग होगा। ओके, और अब मैं ई के साथ ई प्लस डी का कंसेप्ट लूँ। हम एनर्जी को एग्जैक्टली ई स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे, हम बोलेंगे एनर्जी ई और ई प्लस डी के बीच में है। तो अगेन आप इस एग्जांपल में देखें, तो अब हम ऐसे कह रहे हैं हमारा जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो अपनी जिस भी स्टेट ऑफ मोशन में हो, सिस्टम जिस भी तरह से इवॉल्व होकर जिस भी स्टेट में है, वो जो स्टेट है वो इस इलिप्स और इस इलिप्स के बीच में लाई कर रही है। या मैं हायर डायमेंशन उसमें बात करूँ, वो इस हाइपर सरफेस और इस हाइपर सरफेस के बीच में लाई कर रही है। ओके, और इस तरह की चीज़ को हम कहेंगे शेल, एनर्जी शेल। एक एनर्जी का शेल है, अगर आप इसे 3 डायमेंशन में सोचें, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस, जैसे अंडे का शेल होता है, तो ऐसे ही हायर डायमेंशन में कोई जरूरी नहीं है वो शेप इलिप्टिकल हो या कैसी हो, पर वो होगा ऐसे ही। एक सरफेस होगी एनर्जी ई के करस्पॉन्डिंग की, और एक एनर्जी होगी उससे थोड़ा ज़्यादा, एक सरफेस होगी ई प्लस डी के। तो अगर हमने ये कह रखा है कि हमारा सिस्टम की एनर्जी ई से लेकर ई प्लस डी के बीच में है, एक क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम है जिसकी एनर्जी ई और ई प्लस डी के बीच में है, तो इसका मतलब उसकी जो फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री में जो उसका पाथ होगा वो किसी भी टाइम पे उन दो शेल्स के बीच में होगा, उन दो शेल्स नहीं, उन दो सरफेसेस के बीच में, सरफेसेस के बीच वाले एरिया को ही हम शेल कहेंगे। तो इसे हम कहेंगे एनर्जी शेल। ठीक है, आगे से हम ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे। क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम की जो ट्रेजेक्ट्री है फेज स्पेस में, वो करस्पॉन्डिंग टू द गिवन रेंज ऑफ एनर्जी एक एनर्जी हाइपर शेल या सिंपली एनर्जी शेल में मूव करेगा। ठीक है, माना ये वो एनर्जी शेल है, इसको मैं अगर शेड कर दूं थोड़ी देर के लिए, अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर का स्पेसिफिक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ और एनर्जी ई और ई प्लस डी के बीच में है, तो उस पार्टिकल की किसी टाइम पे स्टेट ये हो सकती है, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ये हो सकता है, थोड़ी देर बाद ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे चेंज हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट टाइम के साथ। लेकिन वो इस शेल से बाहर यहाँ या यहाँ अंदर नहीं हो सकता है, क्योंकि कंस्ट्रेंट हमने एनर्जी पे लगा रखी है। ओके, तो ये सो और यहाँ पे से फिर एक और टर्म आता है जो हम आगे बार बार यूज़ करेंगे, एक्सेसिबल। फेज स्पेस तो ये पूरा है, ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये और इस शेल के अंदर भी रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स हैं। पर जो हमने सिस्टम पे कंस्ट्रेंट लगाई है, और इस तरह इस समय जो हमारा सिस्टम है उस पर हमने एनर्जी पे उसकी कंस्ट्रेंट लगाई है कि उसकी एनर्जी फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब ये रेंज तो हमने अनसर्टेनिटी के कारण लिया, अदरवाइज उस सिस्टम की टोटल एनर्जी फिक्स्ड है। तो अगर किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी फिक्स्ड है तो उसको पूरा का पूरा फेज एक्सेसिबल नहीं होता है, वो इस वाले रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वाली स्टेट में नहीं हो सकता है, या इसके वाले के करस्पॉन्डिंग वाली स्टेट में नहीं हो सकता है। वो हाँ, इस शेल के अंदर जो पॉइंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग किसी भी स्टेट में हो सकता है। तो यहीं पे से हमारा आइडिया आता है एक्सेसिबल पार्ट ऑफ फेज स्पेस। अब पूरा का पूरा फेज स्पेस हमारे सिस्टम को एक्सेसिबल नहीं है, उसको केवल फेज स्पेस का कुछ पार्ट एक्सेसिबल है। ओके, दिस ओनली पार्ट ऑफ द टोटल फेज स्पेस। टोटल फेज स्पेस का मेरा सेंस क्या है? इन प्रिंसिपल एक्स डायरेक्शन में हर Q1, Q2, Q3 कोऑर्डिनेट, अगर वो कार्टिजियन कोऑर्डिनेट्स टाइप के हैं, वो -∞ से +∞ तक हो सकते हैं। ऐसे ही मोमेंटम भी इन प्रिंसिपल, अगर हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को थोड़ी देर के लिए साइड रख दें, तो इन प्रिंसिपल वेलोसिटीज़ -∞ से ∞ तक सारी हो सकती हैं। तो लेकिन अब हमने कंस्टेंट लगा रखे नहीं से, आप इसको ऐसे भी सोचें, माना आपकी गैस है किसी उसमें और आपने उसे एक बॉक्स में कन्फाइन कर रखा है। ओके, ये बॉक्स की डायमेंशन LX, LY, LZ है। तो LX एक्स डायरेक्शन में जो कोऑर्डिनेट है, जब फेज स्पेस में हम Q1 कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे तो x की वैल्यू 0 से और LX से बाहर नहीं हो सकती है। तो फेज स्पेस में आपने उसे रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं। तो एनर्जी के कारण ऑटोमेटिकली एनर्जी शेल का जो कंसेप्ट है उसके कारण आप देख रहे हैं फेज स्पेस पूरा का पूरा एक्सेसिबल नहीं है। फेज स्पेस का एक कुछ शेल, वो शेल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, केवल उतना पार्ट हमारे उस क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम को क्या है, एक्सेसिबल है। ओके, ओनली पार्ट ऑफ द टोटल फेज स्पेस इज एक्सेसिबल टू द सिस्टम। और वो कौन सा वाला पार्ट है, वो जो कि एनर्जी शेल पे लाई करेगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट आता है, यहाँ से हम एक पोस्टुलेट करते हैं। ये जो स्टेट्स हैं, अब ये एक्सेसिबल पार्ट ऑफ फेज स्पेस के अंदर जो एक एक स्टेट है उनको हम कहेंगे एक्सेसिबल स्टेट। माना ये एक पॉसिबल स्टेट हो सकती है, हाँ ये एक्सेसिबल है, ये एक स्टेट हो सकती है, ये नहीं हो सकती है, ये सिस्टम की पॉसिबल स्टेट नहीं है। तो स्टेट्स पॉसिबल केवल ये वाली हैं।
तो इन सब को हम कहेंगे एक्सेसिबल स्टेट्स। तो अब यहाँ पे एक पोस्टुलेट आता है जिसको बहुत सिंपली मैं ऐसे कह रहा हूँ, बाद में थोड़ा और रिफाइन कर सकते हैं। एवरी एक्सेसिबल स्टेट इज़ इक्वली प्रोबेबल। अगर हमारे पास कोई और जानकारी नहीं है, हमें केवल ये कहा गया क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम है, टोटल एनर्जी ये है, तो हमें तो केवल ये पता है भाई वो या तो इस स्टेट पे हो सकता है या इसमें हो सकता है या इसमें से। इस एनर्जी शेल का हर एक पॉइंट को अगर आप एक स्टेट माने तो वो एक हर एक इनमें से हर एक स्टेट में हो सकता है, पर इनमें से किस स्टेट में होने का चांस ज़्यादा या कम, ऐसी तो कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है या हमें कोई और ऐसी जानकारी नहीं है जो ये कह रही है कि ये स्टेट इस स्टेट के बजाय ज़्यादा फेवरेबल है, ये स्टेट भी एक्सेसिबल है, ये भी एक्सेसिबल है, लेकिन ये इससे ज़्यादा फेवरेबल हो, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब यहीं से हमारा एक पोस्टुलेट बनता है। अगेन ये है एक पोस्टुलेट, इसे हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, बट ये एक फंडामेंटल पोस्टुलेट है। स्टार्टिंग मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से बनता है। एक बार ये पोस्टुलेट हम ले लेते हैं, फिर हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को डेवलप कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। ये पोस्टुलेट बेसिकली ये क्या कह रहा है, जितनी भी एक्सेसिबल स्टेट्स हैं दोज आर इक्वली प्रोबेबल। ये जितनी प्रोबेबिलिटी सिस्टम के इस स्टेट में होने की है, उतनी प्रोबेबिलिटी इस स्टेट में होने की है, और उतनी प्रोबेबिलिटी इस स्टेट में होने की है, और उतनी प्रोबेबिलिटी इस स्टेट में होने की है। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी और मैं यूज़ करूँगा, ये जो हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं इसे हम कहेंगे माइक्रो स्टेट। ओके, माइक्रो स्टेट क्यों कह रहे हैं? आपको पता है फेज स्पेस में जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट का मतलब हर पार्टिकल का क्यू और पी आपने स्पेसिफाई कर रखा है। सारे सिस्टम के जितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटा हैं सब आपको पता है। सिस्टम के बारे में क्लासिकल लेवल पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑल पॉसिबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में आपके पास है। ओके, तो माइक्रो स्टेट का स्पेसिफिकेशन कैसा है? मतलब एक पॉइंट का मतलब आपको सिस्टम के बारे में माइक्रो लेवल पे जाके, इंडिविजुअल पार्टिकल के, इंडिविजुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लेवल पे जाके, इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट के लेवल पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन पता है। तो ये एक्चुअली हम माइक्रो स्टेट की बात कर रहे हैं। बाद में एक टर्म अभी हम मैक्रो स्टेट भी यूज़ करेंगे, बट ये माइक्रो स्टेट्स हैं। जब अभी जिनको हम स्टेट्स अभी कह रहे हैं ये एक्चुअली माइक्रो स्टेट्स हैं। ओके, ये भी एक माइक्रो स्टेट है, ये भी एक माइक्रो स्टेट है, ये भी एक माइक्रो स्टेट है, ये। तो अगर और कोई हम पे कंडीशन इम्पोज नहीं है तो क्यों हम किसी एक माइक्रो स्टेट को दूसरे के ऊपर फेवर करें? तो यहीं से हम ये पोस्टुलेट करते हैं कि एवरी एक्सेसिबल स्टेट इज़ इक्वली प्रोबेबल। ठीक है, और इस प्रिंसिपल या इस पोस्टुलेट को कहा जाता है द पोस्टुलेट ऑफ इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी। ओके, ए प्रायरी का मतलब है जब तक हमने कैलकुलेशन या एनालिसिस करना शुरू किया है उससे पहले हम ये कह रहे हैं, ओके, कि ऑल दी एग्जैक्ट स्टेटमेंट उसका ये है, इसको और आप क्वालिफाई कर सकते हैं, बट ये है फॉर अ सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम ऑल द एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम अगर आपका है तो उसके लिए अगर वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसकी एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स जो हैं वो सारी की सारी इक्वली प्रोबेबल है। जितनी प्रोबेबिलिटी इस स्टेट में होने की है उतनी प्रोबेबिलिटी इस स्टेट में होने की है, उतनी प्रोबेबिलिटी इस स्टेट में होने की है। ओके, दिस इसी प्रिंसिपल को कहा जाता है द प्रिंसिपल और या पोस्टुलेट ऑफ इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी। इस प्रिंसिपल को या जैसे पोस्टुलेट है इसे प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है, आप इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव करके नहीं ला सकते हैं। लेकिन इस पे हमारा फेथ क्यों है? क्योंकि इसके बेसिस पे जो हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और फिर उससे जो रिजल्ट्स निकालते हैं वो एक्सपेरिमेंट से मैच करते हैं। तो इस पे बिलीफ का रीज़न यही है। ओके, बट दिस सीम्स टू अ रीजनेबल एजम्पशन। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई मेथड नहीं है इस स्टेट को इस स्टेट के ऊपर फेवर करने का, तो इसका मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल। ओके, दिस तो दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और दिस इज नीडेड टू स्टार्ट डूइंग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में वर्क करने के लिए ये जरूरी है। यहाँ पे एक पॉइंट और स्पेसिफाई कर दूँ, आगे शायद मिस हो जाए मेरे से। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी जो है वो स्ट्रिक्टली जो है माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के लिए ही वर्क करता है। बाद में हम और एंसेंबल्स भी बात करेंगे, कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल, बट जिस तरह से हमने इसे डेवलप किया आप इसको फिर से देखिए। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल जिसमें एनर्जी हाइपर सरफेस पे ही पार्टिकल मूव कर सकता है, ट्रेजेक्ट्री मूव कर सकती है, पार्टिकल नहीं सॉरी, जो फेज स्पेस में ट्रेजेक्ट्री है केवल एनर्जी हाइपर सरफेस पे रह सकती है और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है सिस्टम के बारे में, तो फिर इसका मतलब सारी स्टेट्स क्या हैं? इक्वली प्रोबेबल है। ऑल द एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। ओके, सो दिस प्रिंसिपल इज स्ट्रिक्टली ट्रू फॉर द माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल ओनली। अगेन माइक्रो स्टेट का मतलब क्या है? माइक्रो स्टेट का मतलब अगर इस डायग्राम में आप सोचना चाहें, अब आप इसे केवल हार्मोनिक ऑसिलेटर का डायग्राम ना सोचें, ये किसी भी जनरल सिस्टम का फेज स्पेस डायग्राम आप सोच सकते हैं। और एनर्जी शेल, कोई जरूरत नहीं है वो एनर्जी शेल ऐसी अंडाकार बने, किसी शेप की बन सकती है पर होगी एक शेल जैसी। हाँ, एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग की एक सरफेस और दूसरी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग की दूसरी सरफेस, और इनके बीच के जो शेल, छोटी सी शेल बन रही है, उस शेल में हमारा रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट मूव कर सकता है। ओके, दिस तो उनमें से हर एक पॉइंट जो है वो एक माइक्रो स्टेट को करस्पॉन्ड कर रहा है। एक माइक्रो स्टेट का मतलब क्यू और पी फॉर ईच पार्टिकल हमने स्पेसिफाई कर रखा है।
माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो हमने सिस्टम का किया है वही माइक्रोस्टेट कहलाता है। ओके, अच्छा, अब थर्मल इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था, जो हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम स्टडी करेंगे जो थर्मल इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्ड करता है। ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ऑल द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़, जिनको हम मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं प्रेशर, वॉल्यूम तो हमारा सिस्टम का हम कह रहे हैं पहले से ही फिक्स्ड है। ओके, पर प्रेशर, अगर आप इसी सिचुएशन को सोचें, किसी कंटेनर में गैस है, गैस के पार्टिकल्स लगातार दीवारों से टकरा रहे हैं, पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो दीवारों से टकरा रहे हैं और जो मोमेंटम एक्सचेंज है वो नंबर अलग अलग हो सकता है अलग अलग टाइम पीरियड्स पे। पर अगर हमारा वो गैस थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो तब जो एवरेज मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा। मतलब हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो क्या होगी, सेम। तो ऐसे ही केवल प्रेशर की बात नहीं, और भी जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है, इन वेरिएबल्स को हम मैक्रोस्कोपिक क्यों कह रहे हैं, ये लार्ज स्केल। प्रेशर क्या होता है, एवरेज मोमेंटम ट्रांसफ़र, एक एक गैस का मॉलिक्यूल दीवार से टकराया, उसने कुछ मोमेंटम एक्सचेंज किया, उस सारे मोमेंटम एक्सचेंज का आपने एवरेज लिया तो आपको प्रेशर मिला। ऐसी सिस्टम की टोटल एनर्जी, ये एक एक पार्टिकल की एनर्जी नहीं है, ये टोटल एनर्जी E1 प्लस E2 प्लस E3, बेसिकली ये वो E है जिसको यहाँ पे हम E कह रहे हैं, वो U, ठीक है, इंटरनल एनर्जी। इसके अलावा माना आपका ये कोई ज़रूरी नहीं हम गैस का एग्जाम्पल लें, आप स्पिन्स का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। आपके कोई सिस्टम है जिसमें हर पार्टिकल का स्पिन या तो अप या डाउन हो सकता है, तो उस सिस्टम का जो टोटल स्पिन है वो भी एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। मैं टोटल स्पिन की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल स्पिन्स की नहीं। हाँ, आप एक एक पार्टिकल का इंडिविजुअल स्पिन बताएंगे तो वो तो आप एक माइक्रोस्टेट को स्पेसिफाई करेंगे, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है या वो इन्फॉर्मेशन आपके पास है ही नहीं, माइक्रोस्टेट के साथ दिक्कत ही यही है, आप माइक्रोस्टेट का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कर ही नहीं सकते हैं। 10⁻23 पार्टिकल्स की स्टेट आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप सिस्टम का ओवरऑल स्पिन एक्सपेरिमेंटली या किसी और मेथड से आपको पता है, वो एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। तो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़, लेकिन अगर मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ जो भी उस सिस्टम से रिलेटेड हैं, अगर वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तब आप कहते हैं हमारा सिस्टम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ओके, दिस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है और उसकी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि सिंगल एंटिटी के लेवल पे, सिंगल एंटिटी मतलब एटम या मॉलिक्यूल या जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो आप बात कर रहे हैं जिनसे वो सिस्टम मिलकर बना है, उस लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। गैस है, गैस का प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है टाइम के साथ, पर इसका मतलब ये नहीं है गैस के मॉलिक्यूल्स रुके हुए हैं, वो लगातार मोशन कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, आपस में एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सिस्टम डायनेमिक है, लेकिन जो एवरेज प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। जो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उनकी वैल्यू है वही बाद में भी है, तो हम कहेंगे सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में। बट थर्मल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये नहीं है कि सिस्टम की जो एंटिटीज़ हैं वो कुछ नहीं कर रही हैं। इसको बहुत क्लियरली आप समझ लें, मैक्रोस्कोपिक जो पैरामीटर्स हैं वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, एवरेज वैल्यूज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, लेकिन माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ जो हैं वो टाइम के साथ चेंज हो रही हैं। अगर एक गैस के मॉलिक्यूल पे आप कंसंट्रेट करें, वो टाइम के साथ उसने मोशन किया और टकराया किसी दूसरे से, तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम चेंज हो गए, Q और P चेंज हो गए। Q और P चेंज हुए मतलब माइक्रोस्टेट चेंज हो गई। और केवल एक पार्टिकल नहीं, ऐसा सबके साथ हो रहा है, तो माइक्रोस्टेट लगातार चेंज हो रही है आपकी। लेकिन मैक्रोस्टेट जो है करस्पॉन्डिंग स्टिल क्या है, सेम। यहाँ से आप ये आइडिया भी देख सकते हैं, और ये रैंडम वॉक या कॉइन टॉस वाले एग्जाम्पल्स में मैंने आपको हमने जो पहले पढ़ा है वहाँ पर देखा था, एक मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी माइक्रोस्टेट्स हो सकती हैं। तो यहीं से अब ये आइडिया देखिए आप, मैक्रो लेवल पे तो आपको लग रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, उसका कुछ पैरामीटर्स आपको चेंज होते हुए नहीं लग रहे हैं, पर माइक्रोस्कोपिक स्टेट जो है, माइक्रो स्टेट जो है वो लगातार चेंज हो रही है। आप इसको इस टर्म्स में सोचिए, माना कोई सिस्टम है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में बाहर से जो आप उसके मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स रीड कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो तो जो वैल्यू कांस्टेंट हो गई है टाइम के साथ, लेकिन इंटरनली सिस्टम एक्चुअली इस फेज स्पेस में लगातार इवॉल्व कर रहा है। इवॉल्व करने का मतलब इस टाइम पे इसकी माइक्रोस्टेट ये है, और थोड़ी देर बाद हैमिल्टनियन डायनामिक्स के रूल से वो गवर्न होकर इस पॉइंट पे पहुंच गई ट्रेजेक्ट्री, मतलब अब माइक्रोस्टेट ये है, और फिर माइक्रोस्टेट ये है, फिर माइक्रोस्टेट। एनर्जी शेल के अंदर ही रहना है उसे, पर एनर्जी शेल के अंदर भी जितनी पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं वो धीरे धीरे उन सारी की सारी माइक्रोस्टेट्स को एक्सेस कर रहा है। ऐसा नहीं है वो इस माइक्रोस्टेट में है अभी तो बाद में भी इसी में रहेगा, नहीं, टाइम के साथ माइक्रोस्टेट्स इवॉल्व हो रही है। मैक्रोस्टेट सेम है लेकिन माइक्रोस्टेट इवॉल्व हो रही है, माइक्रोस्टेट चेंज हो रही है। सो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट आइडिया, और यहाँ से अब मैं इस वाले पॉइंट को भी वो करना चाहूँगा। तो यही आइडिया ये है फिर
अच्छा, तो अगर टाइम के साथ ट्रेजेक्ट्री चेंज हो रही है, ट्रेजेक्ट्री है सिस्टम की कुछ जो अलग अलग माइक्रो स्टेट्स के बीच मूव कर रहा है, तो सिस्टम की जो मैक्रो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इनका टाइम एवरेज निकाल के ले सकते हैं। टाइम के साथ कितनी देर वो इस स्टेट में रहा और कितनी देर इस स्टेट में रहा और कितनी देर इस स्टेट में रहा, सेइंग वेरी वेरी क्रूडली हम कंप्यूट करने की कोशिश कर सकते हैं कि सिस्टम की जो एवरेज प्रॉपर्टीज़ हैं, मैक्रो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। ओके, माइक्रो प्रॉपर्टीज़, माइक्रो स्टेट्स के बीच जिस तरह से सिस्टम ट्रांजिट कर रहा है, उससे हम उनका टाइम एवरेज लेके हम मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स का आइडिया ले सकते हैं। पर यहीं से आइडिया आता है एनसेम्बल का। एनसेम्बल का आइडिया ये है, आप जो सिस्टम जिसको कंसिडर कर रहे हैं, माना हम यहाँ पे क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम्स को कंसिडर कर रहे हैं। क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम मतलब उसका एन भी फिक्स्ड है, वी भी फिक्स्ड है, ई भी फिक्स्ड है। आप उस तरह का एक सिस्टम मत सोचिए, आप एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उस तरह के लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम सोचिए, इन प्रिंसिपल इनफाइनाइट नंबर। ओके, माना सिंबॉलिकली मैं इस सिस्टम को कल ऐसे दिखा रहा हूँ, ये एक एन वी ई सिस्टम है। एक्चुअल सिस्टम तो हमारे पास एक ही है ऐसा, पर आप इस सिस्टम की मल्टीपल कॉपीज सोचिए। इन प्रिंसिपल माना इसकी नंबर ऑफ कॉपीज़ को भी मैं एन लिखूंगा, बट से मैं कर्ली एन लिखता हूँ। एन तो इस सिस्टम के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और एक जो स्क्रिप्ट एन है ये ऐसे टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं। ये टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ये केवल हमारी इमेजिनेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यही जो पूरा असेंबली ऑफ लार्ज कॉपीज़ ऑफ दिस सिस्टम है, उस सिस्टम की कई कॉपीज़। कॉपी होने का मतलब इन सब के मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर सेम है। हमको जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स इनके दिए गए हैं फिक्स करके, वो ये 3 है। तो इन सारे सिस्टम्स के लिए इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हर किसी में n है, इनमें से हर किसी का वॉल्यूम v है, और इनमें से हर किसी की एनर्जी कितनी है, e। तो ये जो लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज़ जो हमने मेंटल कॉपीज़ ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम सोची हैं, इसी को हम एनसेम्बल कहते हैं। लेकिन ये एनसेम्बल लिया क्यों, क्या इससे हम करने क्या वाले हैं? आइडिया ये है, ये जो मेरा एक्चुअल सिस्टम है सिंगल, ये फेज स्पेस में एक ट्रेजेक्ट्री को ट्रेस करते हुए जा रहा है। माना ये है वो ट्रेजेक्ट्री, फॉर एग्जांपल, कोई जरूरी नहीं है ट्रेजेक्ट्री क्लोज हो इस सेंस में, पर से ठीक है, एनर्जी हाइपर शेल पे मूव करते हुए वो एक ट्रेजेक्ट्री को ट्रेस करते हुए जा रहा है। माना मैंने शेल दिखा दी, इसमें ये कभी वो इस स्टेट में होगा, थोड़ी देर बाद ट्रेजेक्ट्री यहाँ गई, इस स्टेट में, इस स्टेट में, इस स्टेट में, सारी स्टेट्स में ट्रैवर्स कर रहा है। एनसेम्बल का आइडिया ये है, और फिर आपको जो क्वांटिटीज़ कंप्यूट करनी है वो हम टाइम एवरेज से कंप्यूट करेंगे। अच्छा, टाइम के साथ जब इस माइक्रो स्टेट में है तो मैक्रो पैरामीटर की वैल्यू क्या है, इस माइक्रो स्टेट में है तो मैक्रो पैरामीटर की वैल्यू क्या है, इस माइक्रो स्टेट में है तो मैक्रो पैरामीटर की वैल्यू क्या है, और फिर अगर हम इनका टाइम एवरेज ले लें तो मैक्रो पैरामीटर की हमें प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी। ओके, लेकिन अब एनसेम्बल का नोशन ये है, आप ये सिस्टम के टाइम के साथ इवोल्यूशन को भूल जाइए। आपने जो मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ द सिस्टम ली हैं, जिसे हम एनसेम्बल कह रहे हैं, एंसेम्बल, ये एंसेम्बल बेसिकली क्या है, एक इनमें से एक जो सिस्टम है वो इस माइक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग है, और एक इस माइक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग है, और एक इस माइक्रो स्टेट के। मतलब सिस्टम टाइम के साथ इवॉल्व होके जिन जिन माइक्रो स्टेट्स में जा सकता है, ये हर एक सिस्टम, एंसेम्बल के जो सारे सिस्टम्स हैं, ये मिलके उन सारी की सारी माइक्रो स्टेट्स को कवर कर लेते हैं। ये डिफरेंस क्या है दोनों पिक्चर्स में? सिंगल सिस्टम, आप उसका टाइम के साथ इवोल्यूशन देख रहे हैं, और फिर आप मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ को कंप्यूट करने के लिए टाइम एवरेज निकालेंगे, टाइम के साथ किस तरह से चीज़ें चेंज हो रही थी और फिर टाइम एवरेज कितना है। लेकिन हमको टाइम एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं है। एंसेम्बल पिक्चर में हम क्या करते हैं, हम उसी सिस्टम की मल्टीपल कॉपीज़ इमेजिन करते हैं। अब ये मल्टीपल कॉपीज़ की एन, वी और ई की वैल्यू तो सेम है, पर इनकी माइक्रो स्टेट अलग अलग है। एक की माइक्रो स्टेट ये है, और एक की माइक्रो स्टेट ये है, और एक की माइक्रो स्टेट ये है, और एक की इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी वाला पोस्टुलेट वैसे भी कह रहा है सिस्टम के किसी भी माइक्रो स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो मैं ये भी इमेजिन कर रहा हूँ, ये सिस्टम इस वाली माइक्रो स्टेट में, और इसी के जैसा एग्जैक्ट दूसरा सिस्टम, एग्जैक्ट मतलब एन, वी और ई के लेवल पे एग्जैक्ट सिस्टम, वो दूसरी माइक्रो स्टेट में, और तीसरा वाला तीसरी माइक्रो स्टेट में, और चौथा वाला चौथी। जितनी पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स हैं उतने नंबर ऑफ सिस्टम्स हमारे पास हैं। ओके, और इन प्रिंसिपल बाद में हम इस नंबर को इन्फिनिटी भी ले आ सकते हैं। ओके, इतनी कॉपीज़ ऑफ सिस्टम हमारे पास हैं, और फिर हमको जो भी चीज़ कंप्यूट करनी है वो हम इस एनसेम्बल के ऊपर एवरेज ले लेंगे। एवरेजिंग माइक्रो स्टेट्स के ऊपर ही हो रही है, पर यहाँ एक टाइम पे सिस्टम केवल एक माइक्रो स्टेट में, तो सारी माइक्रो स्टेट्स कैसे कवर होंगी, टाइम के साथ इवॉल्व होते हुए। तो आपको स्टेट्स के ऊपर अगर एवरेज लेना है तो आपको टाइम एवरेज लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक सूटेबल
अपना ensemble कंस्ट्रक्ट करते हैं, ensemble मतलब मेंटल कॉपीज़, ये केवल हमें हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट करनी है। एक्चुअल आपको लार्ज नंबर ऑफ कंटेनर्स के अंदर n एटम्स ऑफ गैस नहीं रखने हैं, आपको मल्टीपल कॉपीज़ केवल इमेजिन करनी है। लेकिन ये सारी की सारी मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं ये माइक्रोस्कोपिक जो वो हैं स्टेट हैं उसमें रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ऑल पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स को ये कवर कर रही है। तो आप एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इस पूरे सिस्टम को कंसिडर कीजिए, इस पूरे एंसेम्बल को कंसिडर कीजिए, और इसके लिए अगर आप एवरेजेस निकाल लेंगे किसी भी क्वांटिटी का तो वो एवरेज इस एवरेज के करस्पॉन्ड करेगा। इसी आइडिया को कहा जाता है एर्गोडिक हाइपोथेसिस। अगेन ये हाइपोथेसिस है एक कि चाहे हम टाइम एवरेज निकालना तो हमें एक्चुअली टाइम एवरेज ही है, ओके, थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज़ लॉन्ग टर्म टाइम एवरेज के करस्पॉन्डिंग है। लेकिन एंसेम्बल पिक्चर क्या करता है, एंसेम्बल पिक्चर हमें ऑफर करता है कि आप टाइम एवरेजेस भूल जाइए, आप टाइम एवरेजेस के बजाय उस सिंगल सिस्टम जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ इमेजिन कीजिए और उस पूरे एंसेम्बल के लिए आप एंसेम्बल एवरेज निकाल दीजिए। तो जो टाइम एवरेज इक्वल टू एंसेम्बल एवरेज का कंसेप्ट है इसी को कहा जाता है एर्गोडिक हाइपोथेसिस। ओके, अगेन एर्गोडिक हाइपोथेसिस हर सिस्टम के लिए ट्रू होना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे से एक टर्मिनोलॉजी आती है, जिन सिस्टम्स के लिए ये ट्रू होता है उन्हें हम कहते हैं एर्गोडिक सिस्टम्स। ओके, लेकिन हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारे लेवल पे जो हम 3 एंसेम्बल्स के साथ अपना काम करने वाले हैं, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल, उनमें ये आइडिया अप्लाई होता है। मतलब टाइम एवरेजेस कंप्यूट करने के बजाय हम एंसेम्बल एवरेज कंप्यूट करेंगे। ओके, दिस तो फिर से रिपीट करूँगा, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है। माइक्रोस्कोपिक स्टेट जो है, माइक्रो स्टेट लगातार सिस्टम की इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, दिस एंसेम्बल पिक्चर में आप सोच सकते हैं मेरा एक्चुअल सिस्टम अभी इस वाले सिस्टम के करस्पॉन्डिंग है और थोड़ी देर बाद वो इस वाले सिस्टम के करस्पॉन्डिंग है, उसकी स्टेट टाइम के साथ जो चेंज हुई आप सोच सकते हैं अच्छा वो इस वाले सिस्टम के करस्पॉन्डिंग वाली स्टेट में आ गया है। ओके, दिस जैसे फॉर एग्जांपल गैस इन अ कंटेनर है, गैस के मॉलिक्यूल जो हैं लगातार मूव कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, मोमेंटम चेंज कर रहे हैं। तो P1 एक फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम एट सम गिवन टाइम t, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। लेकिन अगर आप पूरे गैस के लिए एवरेज मोमेंटम निकालें वो 0 बनेगा। गैस का जो ओवरऑल कंटेनर है वो कहीं मूव नहीं करके जा रहा है, ओवरऑल उस गैस का कहीं मोशन नहीं है किसी डायरेक्शन में, वो डब्बे के अंदर कन्फाइंड है। तो उस गैस का ओवरऑल मोमेंटम कितना है? 0। टोटल मोमेंटम जो है, टोटल मोमेंटम क्या है? इन सारे मोमेंटम्स को ऐड करके निकला है, इनका वेक्टर सम करके। एवरेज नहीं किया, एवरेज करने के लिए केवल n से डिवाइड करना था। अगर n से डिवाइड भी कर दूं तभी भी वो 0 रहेगा। तो ये क्वांटिटी अभी भी 0 है और बाद में भी 0 होगी। ये क्वांटिटीज़ लगातार टाइम के साथ चेंज हो रही हैं। इनमें से किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मोमेंटम किसी इंस्टेंट पे 0 हो सकता है वो किसी इंस्टेंट पे रेस्ट पे आ गया हो किसी कारण से। लेकिन अगर कुछ देर बाद वो किसी से टकरा के फिर मोमेंटम गेन करेगा और कभी ज़्यादा मोमेंटम फिर टकराएगा, कभी कम मोमेंटम, उसका मोमेंटम लगातार चेंज हो रहा है। ये माइक्रो लेवल पे जो क्वांटिटीज़ हैं, एक एक पार्टिकल की स्टेट जो है ये लगातार टाइम के साथ चेंज हो रही है। पर अगर सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में है तो जो एवरेज वैल्यू है ये P प्रेशर नहीं है, मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम क्या है? 0। ऐसे ही इंडिविजुअल पार्टिकल्स की एनर्जी, वो पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं और हो सकता है उनमें पोटेंशियल एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा हो, कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी सिस्टम में कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन हो। ओके, पोटेंशियल एनर्जी को तो खैर आप पार्टिकल के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। ले से आइडियल गैस का केस है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, टकराने पे काइनेटिक एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की एनर्जी E1 T, E2 T, E3 T ये टाइम के साथ चेंज हो सकती है, माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़। बट अगर सिस्टम क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम है तो जो टोटल एनर्जी है या एवरेज एनर्जी आप कंप्यूट करें n से डिवाइड करके, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे नज़र आ रहा है, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लगातार माइक्रो स्टेट्स क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं। ओके, ऐसे ही आप प्रेशर की बात कर सकते हैं। ठीक है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। उस गैस के अंदर आप कहीं पे कोई छोटी सी सरफेस लें हाइपोथेटिकल, उस पर कितना मोमेंटम अप्लाई हो रहा है पर यूनिट एरिया, कितना मोमेंटम एक्सचेंज हो रहा है, उससे आप प्रेशर की बात कर सकते हैं। ओके, दिस तो अगेन तो थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब द एवरेज वैल्यूज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ओके, अब कोई भी एवरेज कंप्यूट करने के लिए आपको डेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है। ये डेंसिटी का मतलब बेसिकली हमारा फेज स्पेस में जो हम डेंसिटी हमने निकाली थी ल्यूवेल्स थ्योरम में, आपको ध्यान होगा, ये वो आपको फेज स्पेस के हिसाब से, ये फेज स्पेस में ये माइक्रोस्टेट, फिर ये माइक्रोस्टेट, फिर ये माइक्रोस्टेट। तो आप जब आप एवरेज कंप्यूट करना चाह रहे हैं, इन माइक्रोस्टेट्स के ऊपर एवरेजिंग करना चाह रहे हैं, तो इन माइक्रोस्टेट्स की डेंसिटी किसी रीजन में कितनी है? हो सकता है यहाँ पे माइक्रोस्टेट्स की डेंसिटी ज़्यादा हो इस रीजन में, और यहाँ पे डेंसिटी कम है, मतलब यहाँ ज़्यादा माइक्रोस्टेट्स हैं और यहाँ कम माइक्रोस्टेट्स हैं। तो फिर जब एवरेज लेंगे तो वो एवरेज में हमारा डेंसिटी इन्वॉल्व होगी। तो ये जो हम एवरेज कंप्यूट करना चाह रहे हैं
उसमें जो फेज स्पेस में डेंसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स है उसका रोल आएगा, ओके, जिसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे बेसिकली, ओके, ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फेज स्पेस में किस तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो पर्टिकुलर सिस्टम है उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हम इस तरह से इसे कहेंगे। लेकिन अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में मुझे एवरेज वैल्यूज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम चाहिए, यही थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है, और ये क्वांटिटीज़ रो पे डिपेंड करेंगी, तो अगर ये इससे जो चीज़ कैलकुलेट होके आनी है, बेसिकली ये कैलकुलेशन कैसे होनी है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं ना किसी भी क्वांटिटी की, लगभग उसी तरह का एक्सप्रेशंस आपके होंगे, ओके। ये एक्सप्रेशन मैंने इनफैक्ट यहाँ लिखे भी थे। ये एफ कोई क्वांटिटी है, कोई भी आर्बिट्री क्वांटिटी, तो फेज स्पेस डेंसिटी अगर किसी रीजन में रो है तो जो एवरेज वैल्यू है इस तरह से कंप्यूट की जाएंगी, ओके। तो अगर एवरेज वैल्यूज़ को इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होना है तो इसका मतलब रो जो है दैट मस्ट ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। फेज स्पेस में जो डेंसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स है थर्मल इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम्स के लिए, दैट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। रो इटसेल्फ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, रो इज इटसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ओके। माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट का कंसेप्ट फिर से आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। माइक्रोस्टेट मतलब Q1 Q2 Q3 Q4 सारे पार्टिकल्स का Q बताओ, सारे पार्टिकल्स का P बताओ। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिहाज से माइक्रोस्टेट का ये मतलब हुआ, ओके। और इसमें भी फिर एक कंसेप्ट आता है एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। सारी की सारी माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल नहीं है, ये हम माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल की बात कर रहे हैं, क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो केवल जो एनर्जी शेल के अंदर जो स्टेट्स हैं वही एक्सेसिबल हैं, बाकी स्टेट्स में तो सिस्टम रह भी नहीं सकता है, वो स्टेट सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, ओके। और मैक्रो स्टेट्स क्या है, एवरेज वैल्यूज से, ये भी प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये जो एवरेज वैल्यूज़ हैं ओवरऑल सिस्टम के लिए जो कंस्टिट्यूट होकर निकल रहा है, एवरेज एक नंबर बन रहा है, वो उसकी मैक्रो स्टेट को स्पेसिफाई करता है, ओके। थोड़ा सा यहाँ पे लिवल्स थ्योरम को वो करूँगा, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो उन लेक्चर्स में आ रहे हैं, वहाँ से उन्हें आप ढंग से देखिए, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लिवल्स थ्योरम ये कहता है डी रो बाई डी टी, ये कंप्लीट टाइम डेरिवेटिव है, ये जीरो के बराबर होता है, ओके। फेज स्पेस में जो डेंसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स है उसकी डेंसिटी का कंप्लीट टाइम डेरिवेटिव होता है जीरो के बराबर, और डी रो बाई डी टी इतने के बराबर होता है रो कॉमा एच, रो और एच का पॉइसन ब्रैकेट प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ रो विद रिस्पेक्ट टू टी। तो लिवोली स्टेटमेंट ये थ्योरम ये बोलो या ये बोलो, एक ही बात है, ओके। तो यहाँ से आप डेल रो बाई डेल टी की वैल्यू रख सकते हैं माइनस रो बाई एच, या पॉइसन ब्रैकेट में एंटिटीज़ को स्वैप कर दें तो एच कॉमा रो। अब हमने ये कहा इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए, इक्विलिब्रियम मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम के लिए रो मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, जिसे हम कहेंगे टाइम इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टाइम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ओके। तो अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिस इज समथिंग अगेन पैरेलल टू समथिंग वी हैव स्टडीड इन क्वांटम मैकेनिक्स। जब हम स्टेशनरी स्टेट्स की बात करते हैं तो रो जो होता है टी का फंक्शन नहीं रहता है, रो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाता है, ओके। क्वांटम मैकेनिक्स में याद कीजिए, टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम के लिए आपको इस तरह के सॉल्यूशन मिलते हैं, और फिर जो आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालते हैं साई स्टार साई, उसमें ये एक्सपोनेंशियल दोनों जगह कैंसिल हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी केवल किसका फंक्शन होती है, आर का। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर टाइम से इंडिपेंडेंट है तो फिर जो आप कोई भी और चीज़ कंप्यूट करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़, वो भी क्या हो जाती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाती हैं, स्टेशनरी स्टेट्स। तो वही चीज़ हम बात कर रहे हैं, स्टेशनरी स्टेट्स को यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम हम कह रहे हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम में सिस्टम है तो रो जो है दैट मस्ट करस्पॉन्ड टू अ टाइम इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे रो जो है ये डेंसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स इन फेज स्पेस है, ओके। फेज स्पेस डेंसिटी जिसे हम सिंपली कहते हैं, मतलब रो टी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो रो अगर टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो रो का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है टी के रेस्पेक्ट में वो जीरो होगा, ओके। एक्सप्लिसिटली अगर टाइम डिपेंडेंस नहीं है थर्मल इक्विलिब्रियम में जैसा होना जरूरी है तो ये टर्म कितना होना चाहिए, जीरो। तो ये जीरो है तो ये भी जीरो होना चाहिए, एच कॉमा रो कितना होना चाहिए, जीरो। तो ये हमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन मिली है कि जो फेज स्पेस की में जो डेंसिटी है वो उसका पॉइसन ब्रैकेट विद द हैमिल्टोनियन मस्ट बी जीरो। इक्विलिब्रियम सिस्टम्स के लिए, क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एटलीस्ट ये कंडीशन क्या होनी चाहिए। इनफैक्ट ये केवल क्लोज आइसोलेटेड के लिए नहीं है, ये किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए है। लिवल्स थ्योरम में आप केवल ये आइडिया इनकॉर्पोरेट करें कि हाँ रो मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो आपको ये पता लगता है। जहाँ तक क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम की बात आ रही है, जिसे हम माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल कह रहे हैं, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के लिए रो की जो सिंपलेस्ट चॉइस है वो हम ले सकते हैं। देखो इस पॉइसन ब्रैकेट को जीरो बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, ओके। सिंपलेस्ट तरीका जो है वो ये है,
पॉइसन ब्रैकेट किसका जीरो होता है? किसी फंक्शन का, किसी माना कोई क्वांटिटी है h, उसका पॉइसन ब्रैकेट किस किस के साथ जीरो हो सकता है? उसका पॉइसन ब्रैकेट हमें पता है कोई भी क्वांटिटी ऐसी हो जो फंक्शन ऑफ h हो उसके साथ जीरो होगा। इनफैक्ट यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना चाहिए था, अगर मुझे ये कंडीशन मिली कि h कॉमा रो इक्विलिब्रियम सिस्टम्स के लिए जीरो होना चाहिए, इसका मतलब रो बराबर रो h, इसका मतलब उस सिस्टम की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो h का फंक्शन हो सकती है। h का फंक्शन सिंपली h भी हो सकता है, h² भी हो सकता है, h³ भी हो सकता है, इवन कांस्टेंट भी एक h का फंक्शन होता है, ठीक है, कांस्टेंट भी h का फंक्शन है, और e⁻⁻βh ये भी h का फंक्शन है। अभी मैंने क्यों लिखा ये आगे क्लियर होगा। इनफैक्ट ये वाले किसी काम के नहीं है, काम का ये और ये वाला बनेगा। बट अगर फर्स्ट एंट्री h है और दूसरी एंट्री केवल h का फंक्शन है तो पॉइसन ब्रैकेट डेफिनेटली जीरो बनेगा। तो इक्विलिब्रियम सिस्टम्स के लिए रो इक्विलिब्रियम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? केवल h का फंक्शन। और जहाँ तक हम माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल की बात कर रहे हैं, माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल में जो इक्विलिब्रियम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी है, वो इस फॉर्म की होती है, सम कांस्टेंट इनटू डेल दिस। ये डेल जो मैंने यहाँ पे लिया है ये है डिराक डेल्टा फंक्शन। बेसिकली आप इसे ये भी सोच सकते हैं, बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट के बराबर है। कांस्टेंट का सेंस क्या है? अगेन ये तो हम पहले ही कह चुके हैं, इस समय जो हमारी एक्सेसिबल स्टेट्स हैं वो किसी शेल में लाई कर रही हैं, इस शेल के अंदर की स्टेट्स ही एक्सेसिबल हैं, इससे बाहर की स्टेट्स तो हो ही नहीं सकती हैं क्योंकि सिस्टम की एनर्जी E और E+D के बीच में है, तो एक्सेसिबल स्टेट्स यही अंदर हैं। ओके, तो अब और पोस्टुलेट ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है? सारी की प्रोबेबिलिटी बराबर है। ओके, तो जो डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म। जितनी डेंसिटी यहाँ है उतनी डेंसिटी इस रीजन में है, उतनी डेंसिटी इस रीजन में है, उतनी डेंसिटी इस रीजन में है। तो डेंसिटी किसके बराबर है? C के बराबर। लेकिन ये डेल्टा क्या है? ये जो मैंने चीज़ लिखी है, ये अगर आपको डिराक डेल्टा पता है तो वेरी गुड, नहीं तो मैं डिराक डेल्टा के लिए मैंने अलग से एक लेक्चर अभी बनाऊंगा इसके बाद, ठीक है। लेकिन आप क्रोनिकल डेल्टा जानते हैं। क्रोनिकल डेल्टा क्या कहता है? इसकी वैल्यू 1 होती है जब i बराबर j और 0 होती है जब i नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने ये लिखा, यहाँ पे मैंने इसके बजाय कुछ ऐसा लिखा है, इसे हम कहते हैं डिराक डेल्टा, ये क्रोनिकल डेल्टा। इसका मतलब ये है जब h बराबर e होगा तो वैल्यू 1 के बराबर और अदरवाइज वैल्यू 0, ठीक है। इसको आप इस तरह सोच सकते हैं, अगर h बराबर e है, जब इसके दोनों इंडेक्स बराबर होते हैं, इसके दोनों, इसे आप इसके आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं, दोनों आर्ग्यूमेंट बराबर हैं तो वैल्यू 1, दोनों आर्ग्यूमेंट बराबर हैं तो वैल्यू 1, अदरवाइज वैल्यू 0। तो ये यहाँ मैंने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली सम कांस्टेंट C के बराबर है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एक और खासियत है, ये कांस्टेंट तो है लेकिन ये कांस्टेंट केवल एक्सेसिबल रीजन में है। एक्सेसिबल रीजन से बाहर इसकी वैल्यू यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, एक्सेसिबल रीजन में इतनी वैल्यू है। तो एक्सेसिबल रीजन को स्पेसिफाई करने के लिए हमने ये लिया है। डेल्टा H माइनस E का मतलब क्या है? अगर हैमिल्टोनियन एनर्जी के बराबर है, हैमिल्टोनियन एनर्जी के बराबर, तो मतलब आप एनर्जी शेल में हैं। ओके, एनर्जी शेल पे हैं तो वैल्यू 1, तो फिर आपका प्रोबेबिलिटी की वैल्यू C। और अगर आप एनर्जी शेल से बाहर हैं, यहाँ कहीं हैं एनर्जी शेल से बाहर, तो H आपका E के बराबर नहीं है, और H अगर E के बराबर नहीं है तो डिराक डेल्टा फंक्शन 0 बनेगा, आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी? 0। तो ये जो है इसलिए लिया गया है। ओके, डेल्टा H, और H किसका फंक्शन होता है? Q और P का, माइनस C। तो जो माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल का जो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इस प्रकार का है। कई बार इसे हम सिंपली C भी लिख देते हैं, लेकिन तब वहाँ हमारा मतलब ये होता है ये C वैल्यू केवल एक्सेसिबल स्टेट्स के ऊपर है, बाकी जगह इसकी वैल्यू 0 है। और अगर आप एक्सप्लिसिटली मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं। ओके, डेल्टा ऑफ H माइनस C, H खुद QP का फंक्शन है। आप अगेन इस एक्सप्रेशन में देख लो, C सम कॉन्स्टेंट, E एनर्जी की वो कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो हमें दी गई है, H, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन केवल H पे डिपेंड करता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर केवल H का फंक्शन हो तो ये पॉइसन ब्रैकेट 0 बनेगा, वही तो हमें चाहिए इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए। तो माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ये एक्सप्रेशन है, ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का एकमात्र तरीका नहीं है, आप रो को की और डिफरेंट फॉर्म भी ले सकते हैं। बाद में हम कैनोनिकल एंसेंबल स्टडी करेंगे, वहाँ पे रो की फॉर्म वुड बी समथिंग लाइक e⁻⁻βh, बीटा इज सम कांस्टेंट, वो भी H का फंक्शन है, तो वो भी यहाँ काम कर जाएगा, लेकिन वो अलग तरह का सिस्टम है। माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का एक्सप्रेशन है वो हम इस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। अच्छा, हर स्टेट इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी भी कह रहा है, हर स्टेट इक्वली प्रोबेबल है,
तो डेंसिटी जो है वो सब जगह क्या है, बराबर है। तो डेंसिटी क्या है, सम कांस्टेंट सी के बराबर है, लेकिन वो डेंसिटी केवल उस एनर्जी हाइपर शेल जो है उसमें उसकी वैल्यू सी है, बाकी जगह वैल्यू कितनी है, 0। तो उसको हम मैथमेटिकली इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या ले आए, डिराक डेल्टा फंक्शन। ओके दिस। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और आता है, वैसे मैं इसे पिछले लेक्चर में कवर कर चुका हूँ, जहाँ हमने ये शो किया था साइज ऑफ अ शेल इज स्टेट इज h⁻3n। ठीक है, फेज स्पेस में जो एक स्टेट हम जिसे कहते हैं, एक सेल कहते हैं, उसका साइज इतना होता है। लेकिन क्लासिकली ऐसा कोई नोशन नहीं है। क्लासिकली अगर अगेन आप इसको अपना फेज स्पेस सोच रहे हैं और ये एक्सेसिबल स्टेट्स हैं, ये एक पॉइंट एक स्टेट है, दूसरा पॉइंट, अगर आपने एक पॉइंट के बजाय दूसरा पॉइंट कंसिडर किया, वो उसके कितने भी नज़दीक हो, दूसरा पॉइंट मतलब Q और P की अलग वैल्यू, Q और P की अलग वैल्यू मतलब अलग माइक्रो स्टेट। क्लासिकली हर एक पॉइंट, और पॉइंट मतलब साइज 0, पॉइंट हम उस मैथमेटिकली उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसका साइज 0 होता है। तो हर एक पॉइंट एक स्टेट के करस्पॉन्डिंग है। तो अगर माना मैं इसी उसमें आपको पूछूं, माना आप इसे हार्मोनिक ऑसिलेटर का एग्जाम्पल समझ लें, ये कितनी स्टेट्स लाई कर रही हैं इस रीजन में, अगर हर एक स्टेट का साइज 0 है तो आप इसके अंदर कितने ऐसे पॉइंट्स बना सकते हैं, हर एक पॉइंट 0 साइज ले रहा है, तो आप इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। क्लासिकली अगर हम बिल्कुल सोचें तो हर एक स्टेट का साइज 0 है, लेकिन अगर स्टेट का साइज 0 हो जाएगा तो नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स कितनी हो जाएंगी, इन्फिनिटी। लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टेट्स ये हो गई तो आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स, हमें एक फाइनाइट नंबर चाहिए, वो बहुत बड़ा हो सकता है बट वो एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। लकीली यहाँ पे हमारी क्वांटम मैकेनिक्स हमारी मदद करता है। ये आइडिया हमने क्वांटम मैकेनिक्स से ही निकाला था। ओके, ये कैलकुलेशन चाहे हम स्टैंडिंग वेव से करें चाहे क्वांटम मैकेनिक्स से, वहाँ से ये नंबर मिलता है। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स लास्ट में पिन पॉइंट करता है एक सेल को, एक स्टेट को जो फेज स्पेस में जिस साइज़ की ज़रूरत पड़ती है वो 0 नहीं है, वो h⁻3n है। h⁻3n भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है एक स्टेट या एक सेल का साइज फाइनाइट है। ये अब एक सेल इतनी बड़ी है, तो अब आपका जो एक्सेसिबल पार्ट ऑफ फेज स्पेस है, एक्सेसिबल पार्ट ऑफ फेज स्पेस से हमारा मतलब क्या है इस समय, वो एनर्जी शेल के अंदर का जो इलाका है, हमारा सिस्टम उसी स्टेट्स में तो रह सकता है जो एनर्जी शेल के अंदर है। तो अगर एक स्टेट का साइज फिक्स्ड है, कोई मिनिमम साइज है, तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स क्या हो जाएंगी, इन्फिनिटी ना होकर उनका नंबर कुछ फिक्स हो जाएगा। वो नंबर 1000 हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, 10⁻50 हो सकता है, पर वो एक फाइनाइट नंबर होगा। उस एक्सेसिबल पार्ट ऑफ फेज स्पेस जो है, मैं इस वाले पार्ट की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ जिन माइक्रो स्टेट्स में मेरा सिस्टम नहीं रह सकता है, लेकिन जिन माइक्रो स्टेट्स में सिस्टम रह सकता है उनका नंबर भी क्या है, अब काउंटेबल है, क्योंकि एक एक सेल का साइज़ क्या है, फिक्स्ड। हाँ, सेल का साइज़ h⁻3n के बजाय अगर और छोटा भी होता या और बड़ा भी होता तभी भी ये नंबर क्या बनता, फाइनाइट। तो ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स से मिलती है। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम कर रहे हैं अभी, लेकिन एक्चुअली क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी आगे बढ़ने के लिए क्वांटम से हमें 2 आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक यही कि साइज़ ऑफ सेल जो होता है वो फाइनाइट, उसकी एक्चुअल वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि h⁻3n होता है ये, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है हर सेल का साइज़ जो है वो 0 ना होकर फाइनाइट साइज़ होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है, जो हमारे पास आगे हम टॉपिक स्टडी करेंगे गिब्स पैराडॉक्स, वहाँ पे और क्लियर होगा, इनडिस्टिंग्विशबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स। जो ये हमारे पार्टिकल्स हैं, जैसे गैस है आपकी, तो गैस के जो ये पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब के सब आपस में इनडिस्टिंग्विशेबल है। एक मॉलिक्यूल से आप दूसरे मॉलिक्यूल को में भेद नहीं कर सकते हैं। तो अगेन ये कंसेप्ट भी आपको क्वांटम मैकेनिक्स से ही मिलता है। ओके, लेकिन चलिए ये तो हमारे पास बाद में आएगा, बट इवन एट द स्टार्टिंग अगर आप क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी कर रहे हैं तो फिर भी आपको ये नोशन, अगर आप प्योरली क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से सोचें तो ये नोशन कहीं से नहीं आता है, बट ये नोशन हमें लेना पड़ेगा। क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे भी आगे बढ़ने के लिए आपको ये नोशन लेना पड़ेगा कि एक सेल का जो साइज़ है वो फाइनाइट है। उसकी एक्चुअल वैल्यू h⁻3n हमने कंप्यूट कर रखी है। अगर ये एक्चुअल वैल्यू मुझे ना भी पता होती, फिर भी माना ये वैल्यू h⁻3n के बजाय x, लेकिन एक फाइनाइट साइज़ है, मुझे इतना पता है, फिर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आएगा, जो क्वांटिटी आएगी, वो होगी नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। ये अभी तक ये जो इलाका है, ये एनर्जी शेल जिसे हम कह रहे हैं, इसमें से हर एक पॉइंट या हर एक सेल जो हैं वो एक्सेसिबल है। तो इसे हम कहेंगे ये रीजन ऑफ फेज स्पेस एक्सेसिबल टू आवर सिस्टम।
फेज स्पेस तो ये पूरा का पूरा है, लेकिन फेज स्पेस में इस समय जो हमें सिस्टम में कंस्ट्रेंट दे रखी है, खासकर कंस्ट्रेंट किस पे दे रखी है, ई पे। एनर्जी ई से लेकर ई प्लस डी के बीच में है, तो इसका मतलब वो एनर्जी की केवल एक शेल में रह सकता है। तो इसे हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ एक्सेसिबल फेज स्पेस। हमारा सिस्टम जो है उसको फेज स्पेस में जिस वॉल्यूम का एक्सेस है वो ये वाला है। ये वॉल्यूम हमारा नॉर्मल 3 डायमेंशनल वॉल्यूम नहीं है, ये 6 डायमेंशनल स्पेस में वॉल्यूम है, और वॉल्यूम ही कहेंगे। वॉल्यूम जो उसे एक्सेसिबल है वो ये है, मतलब सिस्टम इस स्टेट में हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें, इससे बाहर नहीं हो सकता है। एक्सेसिबल पार्ट ऑफ फेज स्पेस केवल ये वाला है। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी होगा, इस एक्सेसिबल पार्ट में स्टेट्स कितनी है। तो अगर एक एक स्टेट का साइज़ मुझे पता है, एक एक सेल का साइज़ पता है, एक एक सेल कितना साइज़ लेती है h⁻3n, एक सेल इतना स्टेट लेती है, सॉरी एक स्टेट इतना वॉल्यूम लेती है। तो अगर एक्सेसिबल वाले वॉल्यूम को मैं स्क्रिप्ट m से डिनोट करूं, ओके, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स जिसे हम ओमेगा, कैपिटल ओमेगा से डिनोट करेंगे, वो होगा ये वाला टोटल वॉल्यूम अपॉन एक सेल का वॉल्यूम। माना ये वॉल्यूम बना आपका 100 यूनिट्स का, और एक सेल का वॉल्यूम है 2 यूनिट्स, तो मतलब इसके अंदर ऐसी कितनी सेल्स आ सकती हैं, 50। तो मतलब सिस्टम के पास एक्सेसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, 50। तो वो चीज़ कर रहे हैं हम। एक्सेसिबल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस जो है, माना उसे हमने स्क्रिप्ट m लिखा, उसको h⁻3n, या अगर आपको ये h⁻3n नहीं भी पता, आपको पता है हाँ ये वॉल्यूम कुछ फाइनाइट वॉल्यूम होता है x, उससे अगर आप डिवाइड कर दें तो आपको ये जो नंबर मिलेगा, इसे ही हम कहते हैं नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। इस समय जो हमारा वो क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम है, उसको कितनी माइक्रोस्टेट्स का एक्सेस है, कितनी माइक्रोस्टेट्स में वो रह सकता है। वो इस वाली माइक्रोस्टेट में रह सकता है, माना मैं हर डब्बे को एक माइक्रोस्टेट समझूं, या वो इस वाली माइक्रोस्टेट में रह सकता है, या इस वाली। अब ये हर एक डब्बा एक एक माइक्रोस्टेट है। सिस्टम जो इवॉल्व होगा इस माइक्रोस्टेट से इस माइक्रोस्टेट में, और इससे इसमें, और इससे इसमें, एंड सो एंड सो। तो ये कितनी माइक्रोस्टेट्स लेकिन कुल मिला के सिस्टम के पास एक्सेस है इस समय, वो ये नंबर है। तो वॉल्यूम ऑफ एक्सेसिबल फेज स्पेस को आप एक एक सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो आपको ये नंबर मिलता है। और आप देख सकते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के एग्जांपल में आप सोच सकते हैं, या इन जनरल भी आप सोच सकते हैं, ये नंबर एनर्जी का फंक्शन होगा। एनर्जी हाइपर शेल कैसे बनी थी, ई से लेकर ई प्लस डी के बीच की। जैसे जैसे सिस्टम की एनर्जी ग्रो करती है, हाइपर शेल ग्रो करती है, आपकी हाइपर शेल बड़ी होती जाएगी। आप हार्मोनिक ऑसिलेटर में ही सोच लें, एनर्जी 2 और 2.1 जूल के बीच में है तो हाइपर शेल ये बनी, और एनर्जी है 100 और 100.1 के बीच, तो हाइपर शेल बड़ी हो गई। ओके, तो जो एक्सेसिबल वॉल्यूम है वो एनर्जी के साथ ग्रो करता है, ओके, और बहुत रैपिडली ग्रो करता है। फेज स्पेस में जितना एक्सेसिबल स्पेस है किसी सिस्टम को, वो एनर्जी का फंक्शन होता है। नॉर्मली एनर्जी के साथ बहुत रैपिडली ग्रो करता है, बट ये ई का फंक्शन है। तो अगर ये ई का फंक्शन है तो ये ओमेगा नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं, ये भी क्या होगा, एनर्जी का फंक्शन। इनफैक्ट ये एनर्जी का बहुत रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। एनर्जी थोड़ा सी बढ़ने पे ये नंबर बहुत रैपिडली इंक्रीज करता है। ओके, सो दिस नंबर इंक्रीजेज वेरी वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग एनर्जी। बट ये नंबर हम कंप्यूट करेंगे माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के लिए कुछ स्पेसिफिक केसेस में। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में आइडियल गैस वाला केस हम कर सकते हैं, वहाँ पे हम पहले ये निकालेंगे कि वो जो हमें एक सिस्टम दे रखा है उसको फेज स्पेस में कितने वॉल्यूम का एक्सेस है, और उसको h⁻3n से डिवाइड करके मुझे नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स निकल जाएंगी। और एक बार नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स हमें मिल गई तो हम सिस्टम की बाकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, ये जो चीज़ है h⁻3n मतलब एक सेल का साइज़ फाइनाइट है, h⁻3n है। इसको प्रोफेसर बालाकृष्णन फाइनाइट रिजोल्यूशन कह रहे हैं, मतलब आपके एक सेल का जो साइज़ है जीरो ना होके किसी फाइनाइट रिजोल्यूशन क्या है। ओके, तो ये आइडिया मैं फिर से वो बताना चाहूँगा। माना ये रिजोल्यूशन जीरो होता, अगर हम प्योरली क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिस पे सोचते तो फेज स्पेस में हर एक पॉइंट एक अलग स्टेट होती, हर एक पॉइंट मतलब साइज़ जीरो, तो एक सेल का जो साइज़ होता, एक स्टेट का साइज़ बनता जीरो। तो अगर फेज स्पेस में जो एक्सेसिबल वॉल्यूम है, माना ये 100 यूनिट्स का बनता कि हाँ, तो टोटल वॉल्यूम जो फेज स्पेस में जिसमें हमारा सिस्टम रह सकता है वो 100 यूनिट्स के बराबर है। लेकिन एक एक स्टेट का साइज़ अगर जीरो होता तो उस 100 वॉल्यूम के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आती, इनफाइनाइट। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इनफाइनाइट से कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें एक फाइनाइट रिजोल्यूशन की ज़रूरत थी। क्वांटम मैकेनिक्स उसका आंसर h⁻3n एग्जैक्ट देता है। अगर ये आंसर एग्जैक्ट ना भी हो, मैं इस आंसर को मान सकता हूँ हाँ कुछ है वेरी स्मॉल वॉल्यूम, प्लैंक्स कांस्टेंट के ऑर्डर का कोई नंबर और उसकी पावर 3n, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास ना भी हो तभी मेरा काम चल जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स जो हैं, दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ओके, इनफैक्ट इसका जो एंट्रोपी से रिलेशन है दैट
is one of the very very fundamental formulas of quantum not quantum mechanics, of physics. Okay, S equal to k log natural ओमेगा एक फॉर्मूला हमारे पास आएगा. ओके, तो अगर ये नंबर हम कंप्यूट कर सकें, से हमने m कंप्यूट कर लिया, तो ये डिवाइड करके मैं नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स की काउंटिंग कर सकता हूँ. ओके, दिस. अच्छा, अब जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है माइक्रोक्रॉनिकल एंसेंबल का, क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम का, एर्गोडिक हाइपोथेसिस से वो इक्वली प्रोबेबल है. हर स्टेट क्या है? इक्वली प्रोबेबल. सिस्टम को कितनी माइक्रो स्टेट्स का एक्सेस है? ओमेगा, कैपिटल ओमेगा. और इनमें से हर एक माइक्रो स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बराबर है. माना ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स बना 20, सिस्टम को ऐसी 20 स्टेट्स पॉसिबल हैं जिसमें सिस्टम रह सकता है, जो हमने कंस्ट्रेंट सिस्टम पे लगाई है कि उसकी टोटल एनर्जी E और E+D के बीच में है. तो उन कंस्ट्रेंट्स के कारण सिस्टम के पास इस समय 20 माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल हैं. वो 20 माइक्रो स्टेट्स में रह सकता है. तो और इक्वल आई प्रायोरी प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है? हर माइक्रो स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी बराबर है. तो इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट में सिस्टम के पाए जाने का चांस कितना हो जाएगा? 1 ओवर कैपिटल ओमेगा. फॉर अ माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट इज 1 अपॉन कैपिटल ओमेगा. ओके, तो ये नंबर हम कंप्यूट कर सकते हैं. हम ये कंप्यूट करेंगे आइडियल गैस के लिए. हम ये करेंगे फेज स्पेस में कितना वॉल्यूम एक्सेसिबल है इस समय उस गैस को जिसकी एनर्जी E और E+D के बीच में है. ये नंबर कंप्यूट करेंगे, उससे ये नंबर कंप्यूट होगा और इसका 1 अपॉन इनवर्स मुझे दे देगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम बीइंग इन ए पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट. लेकिन ये माइक्रो स्टेट की बात हो रही है, हम एक्चुअली मैक्रो स्टेट्स निकालना चाह रहे हैं. अभी माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट का कनेक्शन क्या है, इसको हम पहले कवर कर चुके हैं. जहाँ पे हमने रैंडम वॉक या कॉइन टॉस वाले एग्जाम्पल की बात की थी, वहाँ पे बहुत एक्सप्लिसिटली माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट का कंसेप्ट क्लियर होता है. जैसे माइक्रो स्टेट का मतलब कॉइन टॉस वाले एग्जांपल में क्या है, माना आप 100 कॉइन्स एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो हर एक कॉइन की हेड या टेल की स्टेट अगर आप बता रहे हैं, 100 के 100 कॉइन्स की जब एक साथ बता देंगे, वो सिस्टम की माइक्रो स्टेट होगी. माइक्रो स्टेट का मतलब ये नहीं है कि केवल एक पार्टिकल की स्टेट बतानी है, सिस्टम के हर एक पार्टिकल की माइक्रो स्टेट आपको बतानी है, उसे हम माइक्रो स्टेट कह रहे हैं. ये वाला पार्टिकल किस स्टेट में, तो अगर 100 कॉइन्स हैं और आपने टॉस किए, तो पहला वाला हेड या टेल किस में है, माना हेड, और दूसरा वाला टेल, अगले दो हेड और फिर टेल और हेड. ऐसे जब सारे के सारे 100 के 100 कॉइन्स का आप हेड या टेल स्टेटस बता देंगे, वो सिस्टम की एक माइक्रो स्टेट होगी. लेकिन और मैक्रो स्टेट क्या हुई? टोटल नंबर ऑफ हेड्स को आप मैक्रो स्टेट कह सकते हैं. माना 100 कॉइन्स में से 40 हेड हैं, तो ये 40 क्या है? मैक्रो स्टेट. लेकिन एक मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी माइक्रो स्टेट्स हो सकती हैं. 40 हेड आपके पास आने हैं कॉइन टॉस में, इसके आने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. हमने सिंपल एग्जांपल शायद 3 या 4 कॉइन टॉस का लिया था पहले, मैं उसी को यहाँ पे जरा सी रिपीट करूँ वेरी क्विकली. ये आपके तीन कॉइन्स हैं, माना 3 कॉइन्स के साथ जो आपकी ऑल पॉसिबल स्टेट्स हैं, अगर मैं उनको लिखूँ, ये हैं. कुल मिला के आपकी बनेंगी 8 स्टेट्स. एक कॉइन 2 स्टेट्स में हो सकता है, हेड या टेल में, दूसरा भी तीसरा भी, तो कुल मिला के आपकी 2 पावर 3 8 स्टेट्स बनी. इन 8 स्टेट्स को मैंने इस तरह से लिखा है, तीनों हेड, 3 में से 2 हेड, लेकिन 3 में से 2 हेड होने के 3 तरीके हैं. हेड टेल, पहला वाला और दूसरा वाला हेड हो, पहला वाला और तीसरा वाला हेड हो, दूसरा और तीसरा वाला हेड हो. लेकिन इन तीनों केसेस में ये 3 अलग अलग माइक्रो स्टेट्स हैं. ये माइक्रो स्टेट अलग है, ये माइक्रो स्टेट अलग है, ये माइक्रो स्टेट अलग है. लेकिन अगर आप मैक्रो देख रहे हैं, केवल ये देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हेड इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं. इसमें पूरे सिस्टम के लिए आपको इससे मतलब नहीं है पहला वाला किस स्टेट में, दूसरा वाला किस स्टेट में, तीसरा वाला. आप केवल टोटल नंबर ऑफ हेड्स की अगर काउंटिंग कर रहे हैं, वो है मैक्रो स्टेट. इस स्टेट के लिए टोटल नंबर ऑफ हेड्स की वैल्यू 3 है. इन तीनों स्टेट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ हेड्स की वैल्यू 2 है. इन तीनों स्टेट्स में हेड और टेल का रियल यहाँ के मुकाबले रिवर्स हो गया है. केवल एक हेड है, या तो फर्स्ट पोजीशन में, या सेकंड पोजीशन में, या थर्ड पोजीशन में, बाकी 2 टेल है. ऐसे भी कुल मिला के 3 तरीके बन रहे हैं. लेकिन इस केस में टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितना है? केवल 1. और लास्ट में तीनों टेल, इस केस में टोटल नंबर ऑफ हेड्स 0. ये मैक्रोस्कोपिक है. आपको इससे मतलब नहीं है एक कॉइन की स्थिति क्या है, वो हेड है टेल है, आपको इससे मतलब नहीं. ओवरऑल सिस्टम की क्या स्थिति है, 3 हेड्स या 2 हेड्स या 1 हेड या 0. लेकिन ये वाली मैक्रोस्कोपिक स्टेट अगर आप देखें, इसके करस्पॉन्डिंग माइक्रो स्टेट एक ही है. ये वाली मैक्रो स्टेट अगर सिस्टम है
कहीं से आपको पता लगा सिस्टम इस मैक्रो स्टेट में है, तो इसका मतलब डेफिनेटली माइक्रो स्टेट ये वाली होगी। लेकिन अगर सिस्टम इस वाली मैक्रो स्टेट में आपको पता लगा 2 हेड्स आए थे, तो हो सकता है वो सिस्टम इस माइक्रो स्टेट में रहा हो या इस माइक्रो स्टेट में रहा हो। सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग भी 3 माइक्रो स्टेट हैं और इसके करस्पॉन्डिंग, मतलब फॉर अ गिवन माइक्रो स्टेट नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट, फॉर अ गिवन मैक्रो स्टेट नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स बहुत सारी हो सकती हैं। इनफैक्ट यहाँ तो केवल ये 1 और 3 इस तरह से दिख रही हैं, यूजुअली ये नंबर बहुत लार्ज होगा। एक मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग आपके पास लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होंगी। तो अब इस आइडिया को इनकॉर्पोरेट करें। माइक्रो स्टेट्स में तो हर किसी में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी ने हमें यही कहा कि हर माइक्रो स्टेट इक्वली प्रोबेबल है। माइक्रो स्टेट के लेवल के हिसाब से जितनी प्रोबेबिलिटी इस माइक्रो स्टेट की है उतनी इसकी, उतनी इसकी, उतनी उसकी, इसकी। इनफैक्ट इस केस में वो प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स 8 हैं, हर किसी की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, हर किसी की प्रोबेबिलिटी 1/8। पर अब हम सवाल माइक्रो स्टेट के लिए नहीं पूछ रहे हैं। इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी ने उन प्रोबेबिलिटीज़ को तो बराबर कर दिया है, ये 1/ω है एक्चुअली। टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स कितनी है सिस्टम की, 8, 1/8। हर किसी में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 8। लेकिन अब सवाल हम माइक्रो स्टेट के टर्म में नहीं पूछेंगे, हम सवाल पूछेंगे मैक्रो स्टेट के टर्म में। कितना चांस है कि 3 कॉइन्स आप टॉस करो और आपको टोटल नंबर ऑफ हेड्स 3 मिले, मतलब ये वाला आंसर मिलने का चांस कितना है। तो आप इसे डायरेक्ट नॉर्मल मैथमेटिक्स से भी कर सकते हैं, पर स्टैट मैक में हम किस तरह से आइडिया एम्प्लॉय करेंगे उसे देखो। ये वाली मैक्रो स्टेट इस मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग केवल एक माइक्रो स्टेट है और हर माइक्रो स्टेट के पाए जाने का चांस कितना है, 1/8। तो मतलब ये वाला आंसर, ये वाला मैक्रो आंसर पाए जाने का चांस कितना है, केवल 1/8। इसी के बजाय 2 हेड्स आ जाएं, हम केवल मैक्रो की बात कर रहे हैं, कौन सा वाला ये नहीं, केवल 2 हेड मुझे चाहिए, 2 हेड्स चाहिए, 3 में से 2 हेड्स आ जाएं। अब आपने इसे यहाँ एनालिसिस किया, अच्छा 2 हेड्स आने की तो 3 माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल हैं, 3 तरीके हैं और इनमें से हर एक तरीके की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8, 1/8, 1/8। तो ये वाला आंसर कुल मिलने का चांस कितना हो जाता है, 1/8 + 1/8 + 1/8। चाहे इस तरीके से आएँ, चाहे इस तरीके से आएँ, चाहे इस तरीके से आएँ, मुझे मैक्रोस्कोपिक वाला आंसर तो यही मिलेगा। तो इस मैक्रोस्कोपिक आंसर के पाए जाने का चांस 3 गुणा गया 1/8 है। 1/8 तो एक माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी, बट इस मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग खुद कितनी माइक्रो स्टेट्स हैं, 3। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इसके मुकाबले ज़्यादा है। आप देख रहे हैं मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे तो हर स्टेट की प्रोबेबिलिटी बराबर है, पर मैक्रो स्टेट्स जो हैं इस वाले की नेट प्रोबेबिलिटी अभी भी 1/8 है, इसकी 3 टाइम्स 1/8 है। इसी तरह से इस वाले केवल एक हेड आने का चांस, ये भी आने के 3 तरीके हैं, तो इसकी भी जो नेट प्रोबेबिलिटी है कितनी बनेगी और इसकी कितनी बनेगी। आप अगेन इन प्रोबेबिलिटीज़ का ऐड कर दो, 1 ही बनेगा, लेकिन ये आंसर आने का चांस कम है, केवल प्रोबेबिलिटी 1/8, और ये आंसर आने का चांस इससे तिगुना है, 3 × 1/8। तो मैक्रोस्कोपिक प्रोबेबिलिटीज़ बराबर होना जरूरी नहीं है। माइक्रोस्कोपिक प्रोबेबिलिटी इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी से बराबर हो गई, लेकिन मैक्रोस्कोपिक प्रोबेबिलिटीज़ स्टिल बराबर होना जरूरी नहीं है। उसका रीज़न, एक मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल हो सकती हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। ओके, वी विल सी दिस इन द कैलकुलेशंस टू कम। ओके, और रैंडम वॉक से एक और चीज़ आप देखेंगे जहाँ पे वहाँ पे हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। जो रिलेटिव फ्लक्चुएशन होता है वो 1/√n के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मीन और मीन के अबाउट जो विड्थ है, जो वेरिएंस जिसे हम कहते हैं, उसका जो रेशियो है वेरिएंस अपॉन मीन का, वो इस ऑर्डर का होता है, 1/√n का। ओके, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। से n बहुत लार्ज है, 10^24 मान लें सिंप्लिसिटी के लिए, स्क्वायर रूट लेना आसान रहेगा। 10^24 का स्क्वायर रूट 10^12, 10^12 ऊपर जाएगा 10^-12। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब आपके पास सिस्टम में होते हैं तो जो फ्लक्चुएशंस हैं बहुत 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 कम होते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है, ये तो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाला, पर ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए आपको ये इस तरह का रिजल्ट आप मान सकते हैं कि ऐसा होल्ड करता है। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास बहुत लार्ज होते हैं तो मीन वैल्यू जो है सिस्टम का, जो एवरेज है, एवरेज से आंसर फ्लक्चुएट होने का चांस, थोड़ा से भी फ्लक्चुएट होने का चांस बहुत रेयर होता है। यहाँ पे हमारा जो नंबर बन रहा है
10⁻⁻12 के ऑर्डर का बन रहा है। ये वीडियो ब्लैकआउट हो गया है, पर एक्चुअली मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा था वैसे भी। यू कैन जस्ट लिसन फॉर 1 और 2 मिनट्स। अगर सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो जो फ्लक्चुएशन है वो इतना स्मॉल होता है कि आप ये सोच सकते हैं सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन केवल मीन वैल्यू पे ही कंसंट्रेटेड है। ओके, ये आगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। माइक्रो कैनोनिकल से जब हम कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल में जाएंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को और डिस्कस करेंगे। सो विद दैट आई वुड लाइक टू पॉज दिस लेक्चर फॉर द टाइम बीइंग। थैंक यू एवरीबॉडी।